हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी के अंदर और स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेक श्योर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सेबल इवेंट होता क्या है। इवेंट बच्चों एक घटना होती है। टैक्सेबल इवेंट वो घटना है जिसके होने से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो उस घटना को, उस इवेंट को हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते थे, बेसिकली मल्टीपल इवेंट्स होते थे जिनके होने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लगते थे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स के इंडिया में तो एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई सर्विसेज दी जा रही है तो सर्विस टैक्स लग गया, गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लग गई। अगर आपकी इंटर स्टेट कुछ ट्रेड हो रहा है सेल ऑफ गुड्स का तो सेंट्रल सेल टैक्स मतलब सीएसटी लग गया। अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड हो रहा है सेल ऑफ गुड्स का मतलब विद इन स्टेट हो रहा है तो वैट लग जाता था, स्टेट लॉज आते थे हमारे। अब मतलब देखा हमने कि ये मल्टीपल हमारे इवेंट्स होते थे और हमारे अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे। ठीक है। अब आया लेकिन जीएसटी। जीएसटी ने बोला कि एक ऐसा टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसका मतलब आप यहाँ कह सकते हो कि टैक्सेबल इवेंट जीएसटी सिस्टम में क्या होगा, या तो होगा सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। पर यहाँ पे एक ही चीज इवेंट बोली गई है, दैट इज सप्लाई। चाहे वो गुड्स की हो, चाहे सर्विसेज की हो, चाहे दोनों की हो। ओके, तो हमें टैक्सेबल इवेंट तो समझ में आ गया। अब समझते हैं कि सप्लाई क्या होता है। बच्चों, सप्लाई का वैसे तो मतलब होता है कुछ प्रोवाइड करना, बट यहाँ पे सप्लाई का मतलब दिया हुआ है सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 7 में। ये कहते हैं कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम सप्लाई की बात करें जीएसटी में तो इसमें आता है सेल, आता है। सेल में क्या करोगे कि हम ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं मनी के लिए, ट्रांसफर आएगा, उसको भी यहाँ पे सप्लाई बोला है कि जब गुड्स को आप मूव कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में, अगर ट्रांसफर भी कर रहे हो तो भी उसको यहाँ पे सप्लाई बोला गया है। अगर आप बार्टर कर रहे हो मतलब गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज, तो उसको भी यहाँ पे सप्लाई बोला गया है। इसके अलावा लीज को भी यहाँ सप्लाई बोला गया है। अगर आप गुड्स को यूज करने का राइट देते हो किसी और को फॉर लिमिटेड पीरियड, उसको भी यहाँ पे सप्लाई बोला है। नेक्स्ट इज रेंटल। अगर आप किसी को अपना सामान टेम्पररी यूज करने को देते हो फॉर अ पेमेंट, वो भी सप्लाई बोला गया है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल। अगर आपके गुड्स आप परमानेंट रिमूव कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ सप्लाई। क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए सप्लाई में। एक तो हमारे पास देखो गुड्स और सर्विसेज, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट, हम जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको बदले में कुछ मिल रहा है, चाहे वो मनी की टर्म्स में मिल रहा है या फिर नॉन मॉनेटरी वैल्यू में मिल रहा है। नेक्स्ट, जो हम सप्लाई कर रहे हैं किसी बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है जो सप्लाई कर रहा है, उसको बोला जाता है सप्लायर, और जो रिसीव कर रहा है उसको बोला जाता है रेसिपिएंट। ओके, और ये जो सप्लाई हो रही है ये एक टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है, और वो टैक्सेबल टेरिटरी कौन सी है, इंडिया की टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है। इसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि हमने भी बोला कि सप्लाई में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल, नॉर्मली बच्चों सप्लाई में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, लेकिन कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी हम उनको सप्लाई की तरह ही ट्रीट करेंगे, जिसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्कोप ऑफ सप्लाई का पूछा जाता है। मीनिंग और स्कोप दोनों के दोनों सेक्शन 7 में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, तो आप सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर आपसे चीज़ पूछी जाती है तो सिर्फ आप वही लिखेंगे। तो अब समझते हैं कि स्कोप ऑफ सप्लाई होता है क्या है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे मेन हम 3 सब सेक्शन से इसके प्रोविजंस को समझा सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, इसमें दिया गया है नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज।
दूसरा है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, इसमें दिए गए हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। तीसरा है हमारे पास सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, ये रिलेटेड है डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो इस पहला हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, जिसका नाम है नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें आप ये देखोगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि सप्लाईज में इंक्लूड की गई हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जैसे कि नाम बता रहा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है। इसमें हम वो एक्टिविटीज देखेंगे जो सप्लाई से एक्सक्लूड की गई हैं। तीसरा हमारे पास है डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम देखेंगे कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, डिक्लेयर करती है कि आएंगी या नहीं आएंगी जीएसटी के स्कोप में। ओके, सो इनको डिटेल में अब आगे पढ़ते हैं हम। बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल या फिर टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, इसका क्या स्कोप है, तो आप बताएंगे सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1। इसका अलग से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसमें ये चारों इंक्लूजन पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है इंक्लूजन नंबर 1, फर्स्ट इंक्लूजन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ओके, तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। ये इंक्लूजन क्या कहता है? ये कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज मेड फॉर कंसिडरेशन। मतलब कि ये कहेगा कि सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि गुड्स या सर्विसेज किसके बारे में हमने बात की थी, हमने फॉर्म्स के बारे में बात करी थी कि सेल है, ट्रांसफर है, लीज है, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, सप्लाई में आती हैं। दूसरी चीज, ये जो सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, ये किसी कंसिडरेशन के बदले होनी चाहिए, किसी उसके बदले में कुछ मिल रहा हो। तीसरा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस के सपोर्ट में हमारी ये ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट इंक्लूजन क्या कह रहा था, सारी फॉर्म ऑफ सप्लाईज मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उन यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को, सप्लाईज को इंक्लूड किया गया है नॉर्मल सप्लाई में। सेकेंड हमारे पास इंक्लूजन है अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। देखो सबसेक्शन 1 तो चल ही रहा है, यहाँ पे क्लॉज ए की बात हो रही है। ये कहता है कि अगर सप्लाई हो रही है पर्सन और उसके मेंबर्स के बीच में, उसको भी आप नॉर्मल सप्लाई बोलोगे। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं अगर सपोज कोई मेंबर है, किसी एसोसिएशन है या कोई, अगर वो अपने मेंबर्स के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, उन्हें भी कुछ सप्लाई कर रही है, उसको भी हम यहाँ पे सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई बोलेंगे, और अगर वो कंसिडरेशन के बदले में हो रही है। तीसरी हमारे पास इंक्लूजन है अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ये बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। ये कह रहा है कि सप्लाई इंक्लूड करती है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो सर्विस किसी कंसिडरेशन के बदले दी होनी चाहिए। मेक श्योर अभी तक देखो तीनों हमारे जितने भी हमारे क्लॉज थे, ए, डबल ए और बी, तीनों में ये पॉइंट सिमिलर है कि तीनों चीज हमारी कंसिडरेशन के बदले में हुई है। तीसरी यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे आप वो बिजनेस के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपने कुछ इंपोर्ट किए है गुड्स या सर्विसेज, तो आप यहाँ सर्विसेज इंपोर्ट करी है कंसिडरेशन के बदले, तो आप इसको यहाँ पे थर्ड इंक्लूजन में सप्लाई मानोगे। फोर्थ हमारे पास इंक्लूजन है यहाँ पे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। ये बात करता है सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब तक हमने देखो किसकी बात की थी, कंसिडरेशन की बात की थी, बट ये फोर्थ इंक्लूजन बात करता है कि कुछ ऐसी सप्लाई भी होती है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती, फिर भी हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? देखो ये वाली एक्टिविटीज हमारे शेड्यूल 1 में दी गई हैं, जो कि हम आगे, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसको एक्सप्लेन करूंगी। ऐसी हमारी एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में दी गई है, जो कि एक्टिविटीज हो गई हैं या हम एग्री कर रहे हैं होने के लिए विदाउट अ कंसिडरेशन, ठीक है, उसको भी हमने सप्लाई मान लिया है, इसलिए हम बोलते हैं इसको डीम्ड सप्लाई। तो चलिए इस सेक्शन को कि कौन कौन सी सप्लाई जो विदाउट कंसिडरेशन है उसको हम सप्लाई मानते हैं, शेड्यूल 1 में दी गई है, इसको हम स्टडी करते हैं।
चलिए बच्चे, हम फोर्थ इंक्लूजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे एक तरीके से फ्री की सप्लाई हो रही है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ये आपकी जितनी भी एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में दी गई है विदाउट कंसिडरेशन वाली, वो यहाँ फोर्थ इंक्लूजन में आती है। तो कौन कौन सी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वाली पर उनको हम सप्लाई मानते हैं, उसकी यहाँ डिटेल दी गई है। सबसे पहला है पैरा 1। बेटा शेड्यूल में जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम पैरा करके लिखते हैं। पैरा 1 में क्या बोला गया है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स where input credit has been availed on such assets। अगर आप अपने बिजनेस एसेट्स को, जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, स्टॉक है, व्हीकल्स है, आपके जो एसेट्स हैं उनको परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हो और आपने उनका इनपुट क्रेडिट अवेल किया था। इनपुट क्रेडिट मतलब जब उसको परचेज किया था, जो आपने टैक्स पे किया है उसका बेनिफिट आपने यहाँ पे ले रहे हो आउटपुट के टाइम पे, तो ऐसे ट्रांसफर को हम लोग यहाँ पे सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। एक बात हमें याद रखनी है, जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है ये इमूवेबल आती है। सो हमारा एक शेड्यूल 3 है, इसमें उसका पैरा 5 क्लॉज बी कहता है कि सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, इसको हम सप्लाई में ट्रीट नहीं करते। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि लैंड एंड बिल्डिंग को अगर तुम सेल कर रहे हो वो सप्लाई में नहीं आता है, बाकी चीजें सप्लाई में आती हैं। नेक्स्ट है पैरा 2। ये कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। कह रहे हैं कि अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हुई है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, इस बात को भी तुम सप्लाई बोलोगे। इनकी डिटेल सेक्शन 25 में दी गई है। सो पहली बात तो ये कि रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। बच्चों रिलेटेड पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है दूसरे पर्सन पे, जैसे कि अगर एक फैमिली के मेंबर्स हैं, एक कंपनी है उसकी सब्सिडरीज हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, होल्डिंग सब्सिडरी, ये सब चीज़ें क्या है हमारी रिलेटेड पर्सन्स में काउंट होती है। इनके पैन अलग होते हैं बट ये रिलेटेड होते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन वो पर्सन बोले जाते हैं, सपोज एक कंपनी है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और सेम पैन में है वो, ओके इसको आप बोलोगे डिस्टिंक्ट पर्सन। तो उनको हम बोलते हैं अगर उनके बीच भी सप्लाई हो रही है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो इसको भी आप सप्लाई की तरह ही ट्रीट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें एक प्रोविजन बताया गया है कि सपोज कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है 50,000 तक का, ओके हम मनी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पैसे क्योंकि जीएसटी में नहीं आते हैं, मनी जीएसटी में इन्वॉल्व नहीं होता। गिफ्ट दे रहे हैं हम 50,000 रुपए तक का, तो उसको आप सप्लाई में ट्रीट नहीं करोगे। बट येस क्योंकि 50,000 तक की लिमिट है, अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा चला जाता है तो सारा का सारा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरा 3, वो बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो काम करता है, प्रिंसिपल जो एजेंट से काम लेता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर ये एक दूसरे के बिहाफ पे कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे, दोनों के बीच में से कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हम जान चुके हैं रिलेटेड पर्सन क्या होता है, पैरा 4 इसकी बात कर रहे हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। बच्चे हमने पहले भी बात की है, हमारा सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में हमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की थी, लेकिन वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी। यहाँ देखना यहाँ पे फ्री हो रही है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन रिलेटेड पर्सन से हो रही है और बिजनेस के लिए हो रही है, इस चीज को हम फिर भी सप्लाई मानेंगे चाहे इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कोई राजीव एसोसिएट्स है, उसका हेड ऑफिस है यूरोप में, वहां से इधर इंडिया में ब्रांच ऑफिस है उनका, उनको फ्री कंसल्टेंसी सर्विस मिल रही है। ओके तो क्या हो, राजीव एसोसिएट्स और हेड ऑफिस क्या हुए, रिलेटेड हुए, इन्फ्लुएंस है हेड ऑफिस का एसोसिएट्स पे, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, चाहे फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज मिली हैं इसको भी आप सप्लाई मानोगे, चाहे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, हेड ऑफिस ने कुछ चार्ज नहीं किया, उसके बाद भी सप्लाई के रूप में क्वालिफाई हो जाएगा। एक और बहुत इजी सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक बिजनेसमैन है, उसका बेटा आर्किटेक्ट है जो कि सपोज अमेरिका में रहता है, ओके
अब क्या हुआ, ये जो बिजनेसमैन है इसने अपना एक घर बनाया गुड़गांव में, उस घर के आर्किटेक्चर का काम उसके बेटे ने किया, ठीक है, कोई पैसे नहीं लिए। अगर घर के लिए ही था, क्योंकि बिजनेस के लिए नहीं है ना, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर वही बेटा प्रोप्राइटर के गुड़गांव ऑफिस के लिए आर्किटेक्चर की सर्विस देता, चाहे वो उसमें फिर अब पैसे नहीं लिए हैं, कोई चार्ज भी नहीं लिया है, फिर भी क्योंकि वो बिजनेस के लिए है, ऑफिस के लिए है, उसको हम यहाँ पे सप्लाई काउंट कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर बिजनेस के लिए हो रही है उसको आप सप्लाई मानोगे। ओके, सो क्लियर है आई गेस यहाँ पे हमें। जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के बाद में एक और यहाँ पे प्रोविजन इंसर्ट हुए हैं, दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। पहले था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी हुआ करता था, वो अब खत्म हो चुका है, ये नया सेक्शन आ गया है। इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में एक लिस्ट बताई गई है एक्टिविटीज की जो सप्लाई मानी जाती है, चाहे वो उसमें बताया जाएगा स्पेशली कि या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, उस अकॉर्डिंग फिर उसको टैक्स किया जाएगा। तो कौन कौन सी है हमारे पास, ये 5 पैरा दिए गए हैं। पैरा 1 ट्रांसफर ऑफ गुड्स, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 3 ट्रीटमेंट और प्रोसेस, 4th ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, 5th एक्टिविटीज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये 5 चीजें हैं जो इसमें आती हैं, जिसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। सो बच्चों अब डिस्कस करते हैं हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। इसमें बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो कि शेड्यूल 2 में दी गई है, और ये सेक्शन इंश्योर करता है कि शेड्यूल 2 में दी गई एक्टिविटीज़ ही टैक्सेबल हों। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले पैरा 1 दिया गया, मैंने पीछे बताया था, इसमें हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ओके, ये कहता है कि अगर आप गुड्स का कोई भी टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, टाइटल का मतलब होता है यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे गुड्स का ट्रांसफर। और वो क्या चीज होगी, इसका नेचर क्या होगा, यहाँ पे इसको बोलोगे सप्लाई ऑफ गुड्स। सो बेसिकली ना हमें यहाँ पे ये भी देखना है इस पूरे में कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो अगर कभी भी बच्चों ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली, तो उसको आप बोलोगे सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि मोहन रेडीमेड गारमेंट सेल करता है अपने कस्टमर्स को, तो ऑफ कोर्स अगर गारमेंट सेल कर रहा है तो ऑनरशिप उनके पास जा रही है, कस्टमर्स के पास में, तो ये होता है सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ। बेसिकली आप यहाँ पे गुड्स या गुड्स का यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, देखो सर्विसेज नहीं है, गुड्स का ट्रांसफर है, लेकिन टाइटल यहाँ पे हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ गुड्स को यूज करने का राइट ट्रांसफर कर रहे हैं। जब भी आप सिर्फ यूज करने का राइट दे रहे हो ना, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसको आप बोलोगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो मशीन दे रही है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जैसे सोहन मैन्युफैक्चरर है, उनको रेंट पे दे रही है। ओके, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की, रेंट पे दी है, वापस आ सकती है, इसको आप बोलोगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारे पास में एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, जिसमें ऐसा एग्रीमेंट हो कि फ्यूचर डेट में पूरी पेमेंट के बाद में आपका जो ऑनरशिप है वो रेसिपिएंट के पास चली जाएगी। ओके, अगेन यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है टाइटल का फ्यूचर डेट पे हो रहा है। बच्चों अगर ट्रांसफर हो रहा है चाहे अभी हो चाहे फ्यूचर डेट पे हो, हमें याद रखना है कि अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है इसको क्या बोलोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में हायर परचेज का। हायर परचेज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे अगर पूरी पेमेंट हो जाती है इंस्टॉलमेंट्स की, तो सामने वाले को राइट मिल जाता है उसकी टाइटल का। ओके, या फिर कोई सामान बेच रहा है सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो अगर भाई रिटर्न भी हो सकता है, पसंद आ गया तो रख लेंगे, पेमेंट कर देंगे, पेमेंट होने के बाद में टाइटल उनको ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो इसको भी आप क्या बोलोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरा 2 विच इज रिलेटेड टू लैंड और बिल्डिंग। देखो हमें ये तो पता है कि लैंड और बिल्डिंग का सेल इसमें नहीं आता, सेल को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, बट यस रेंट की जा सकती है, लीज की जा सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले इसका क्लॉज ए बोल रहा है कि अगर
आप लैंड की कोई भी लीज करते हो लिमिटेड पीरियड के लिए, टेनेंसी, ईजमेंट दे रहे हो लिमिटेड टाइम के लिए, ओके, ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो तो अपनी प्रॉपर्टी एक तरीके से सिर्फ यूज करने को दे रहे हो। अगेन टाइटल यहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दिस विल बी नॉन एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, एग्जाम्पल कोई भी लैंड का लीज एग्रीमेंट है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा ये। सेकंड कह रहा है यहाँ पे भी, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। ओके, आप बिजनेस या कमर्शियल पर्पस के लिए पूरी बिल्डिंग या उसका एक पार्ट लीज पे दे रहे हो अगेन, या रेंट पे दे रहे हो। अगेन बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। ओके, मार्केट एरिया में कोई शॉप आपने रेंट पे दी है, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इधर पैरा 3 का ट्रीटमेंट और प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सपोज कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के गुड्स पे कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको किसी प्रोसेस से गुजार रहा है, तो इसको भी आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोगे, है ना, ये नाम से बुलाओगे आप। फॉर एग्जांपल इसको जॉब वर्क भी बोलते हैं बच्चों, कि कोई गुड्स हैं आपने दिए हैं किसी को सिर्फ पॉलिशिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करके वो वापस देगा, फिर आप उन गुड्स को बेचोगे, तो ये काम क्या कहलाएगा, गुड्स का ट्रीटमेंट या प्रोसेस, ये भी सप्लाई में काउंट होता है, उसको बोलते हो आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में पैरा 4 विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। सपोज अब यहाँ पे ना अलग अलग चीजें आएंगी। अगर आप परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स कर रहे हो, देखो अगर परमानेंट ट्रांसफर है तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स आएगा इधर। और अगर दूसरा है, अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो बिजनेस एसेट्स का, ठीक है, सिर्फ यूज करने को दे रहे हो बिजनेस एसेट्स, बाद में उसको वापस ले लोगे, तो यूज करने के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। देखो क्या होता है, कई बार ना डी रजिस्ट्रेशन हो जाता है या कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो वो पर्सन अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता। ऐसे केस में अगर उसका सामान सप्लाई होता है, वो भी परमानेंटली होता है, तो उसको अब क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स सामान जा रहा है, उसका कोई भी सप्लाई हो रहा है तो मानेंगे उसी ने करी है, तो क्या बोलोगे, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास में इधर पैरा 5 जो कहता है एक्टिविटीज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब अब तो हम ये देख रहे थे अभी कि गुड्स किसको बोलेंगे सप्लाई, और सर्विसेज की सप्लाई किसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको आप हमेशा ही सप्लाई बोलोगे। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं, सपोज आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, बच्चे हमने अभी बात करी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप देखो सेल नहीं आती इसमें, रेंट पे दोगे, और रेंट पे कोई चीज दी जाती है उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, कोई सिविल स्ट्रक्चर है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ओके, ये आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें भी ना हमें ये याद रखनी है, इसमें क्या होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अमाउंट पे किया गया है, ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्ट के लिए बोला गया है, तो हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, किसी का होगा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ओके, कोई पेटेंट है, यहाँ पे ट्रेडमार्क है, ऐसी कोई भी अगर चीज़ है वो आप दे रहे हो सामने वाले को यूज़ करने के लिए, उसके बदले में चार्ज कर रहे हो, हमेशा क्या होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई भी आपका आईटी सॉफ्टवेयर है, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, उसका डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ भी अगर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम और टू टॉलरेट एन एक्ट। अगर आप ये अग्री कर रहे हो किसी काम को ना करने के लिए, या फिर कोई एक्ट टॉलरेट कर रहे हो, ओके, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लीज एग्रीमेंट किया था 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल से पहले अगर वेकेट कर देते हो, आप खाली कर देते हो शॉप, तो क्या होगा, हो सकता है जो लैंडलॉर्ड है जिसने लीज एग्रीमेंट आपके साथ किया है वो आपसे अर्ली वेकेशन के चार्जेस ले, ओके, तो आपका इस एक्ट को टॉलरेट कर, आपको मना किया गया था फिर भी आप कर रहे हो, ओके, सो उसके लिए चार्जेस अगर होते हैं सप्लाई सर्विसेज मान जाते हैं। और एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, अगर आप प्लेन का टिकट बुक कर रहे हो, आप ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हो, उसमें आता है ना कैंसिलेशन चार्जेस, ओके, तो हम एग्री कर रहे हैं इस चीज के लिए, हम आपकी इस कैंसिलेशन को अगर टॉलरेट कर रहे हैं
उस चीज़ के लिए कैंसिलेशन चार्जेस लगाए जाते हैं, तो ये भी क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्कोप ऑफ सप्लाई का सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 टैक्सेबल सप्लाई नॉर्मल सप्लाई से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। स्टिल अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके पार्ट 2 में हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 और 3 के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।